नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता आपका सनराइजर एजुकेशन विला चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय रहेगा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक रहेगा। 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक काल था और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल रहेगा। यह युग आर्य संस्कृति क्योंकि वैदिक काल में आर्य आए थे, इसे आर्य सभ्यता कहते हैं, इसलिए आर्य संस्कृति के बारे में ही बात करेंगे। तो आर्य संस्कृति के प्रसार, विकास, अभ्युदय, उत्कर्ष, मतभेद, ऊहापोह और विभिन्नीकरण का ये युग था। यानी कि बहुत सारी नई बातों से हम परिचित हुए, बहुत सारी नई मान्यताएं यहाँ पर विकसित हुए और बहुत सारी पुरानी परंपराओं को यहाँ पर तोड़ा गया। इस काल में धर्म, दर्शन, नीति, आचार, विचार, मत, विश्वास आदि की प्रधान रूपरेखा निश्चित और सुस्पष्ट हो गई। भाई धर्म क्या है, कौन सी बातों को फॉलो करना है, दर्शन क्या है, नीति कौन कौन सी रहेगी जिस पे समाज चलेगा, आचार और विचार कैसे रहेंगे लोगों के, मत क्या रहेंगे, कौन से मतों पर विश्वास किया जाएगा, कैसे उनको नकारा जाएगा, कैसे उनका विकास किया जाएगा। तो ये सभी बातें उत्तर वैदिक काल में स्पष्ट हो गई थी। उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो सोर्स हैं वो है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद एवं आरण्यक। तो अभी तक आपने पढ़ा ही है, जो ऋग्वेद है वो वैदिक काल में लिखा गया था, ठीक है। सबसे प्राचीन जो वेद है वो है ऋग्वेद है। उसके बाद यजुर्वेद लिखा गया, सामवेद, अथर्ववेद, ये तीनों वेद उत्तर वैदिक काल में लिखे गए। फिर साथ ही ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद एवं आरण्यक। तो जो अथर्ववेद है जो ऋग्वेद वो किस में लिखा गया है, वो लिखा गया गद्य में, गद्य यानी कि कविता के रूप में। तो ऋग्वेद गद्य में लिखा गया और अथर्ववेद भी गद्य में लिखा गया। यानी कि ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों किस में लिखे गए, पद में लिखे गए। पद मतलब कविता रूप में, ठीक है, कविता रूप में लिखे गए हैं। इसके बाद यजुर्वेद है, ये किस में लिखा गया, ये गद्य में लिखा गया, ठीक है। गद्य जैसे हम ये लिख रहे हैं ये गद्य रहेगा। सामवेद किस में लिखा गया, गायन में लिखा गया, गायन शैली में लिखा गया। और गद्य, पद और गायन, इन तीनों को मिला करके त्रयी की संज्ञा दी गई। यानी कि त्रयी बोलते हैं, एक पुराने लैंग्वेज में त्रयी किसको बोलेंगे, वो गद्य, पद और गायन, क्योंकि ये 3 शैली थी। इन 3 शैलियों में ही कुछ ना कुछ लिपिबद्ध किया जाता था, ठीक है। इसके बाद है ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों के जो भाग हैं उनको स्पष्ट करने के लिए उनके पार्ट बना दिए गए, जिसको ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद उपनिषद क्या है, उप माने पास में, निषद मतलब बैठना, यानी कि पास में बैठना, किसके, गुरु के पास में बैठना, गुरु के पास बैठकर सीखे गए और लिखे गए, वो होते उपनिषद, ठीक है। और आरण्यक का मतलब होता है जंगल। तो जंगल में बैठकर जो कुछ लिखा गया उन्हें बोलते हैं आरण्यक। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद है सामान्यतः लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत को उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है। देखो, अब से पहले जो लोहे की जो धातु है उससे ना तो सिंधु सभ्यता परिचित थी, ना ही वैदिक सभ्यता, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते लौह से संबंध हो गया। यानी कि लोहे के बारे में आर्य लोगों को जानकारी हो गई और इसके पर्याप्त साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। यानी कि ऐसे सबूत हमें मिले हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि लोहे का आविष्कार उत्तर वैदिक काल में हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट, इस काल के अध्ययन के लिए चित्रित धूसर एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। चित्रित मतलब चित्रावली की गई है जिस पे कुछ पेंटिंग टाइप में कुछ लिखा है। धूसर मतलब मटके, बर्तन, ऐसे मिट्टी के बर्तन जो लिखे गए हैं। तो मृद भांड भी बोलते हैं, चित्रित मृद भांड भी बोलते हैं। तो वो यही है कि पुराने समय के दूसरा मतलब मटमैले रंग के मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं उन पे जो चित्रावली की गई है उससे भी इस काल के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, इस संस्कृति के लोगों का मुख्य केंद्र मध्य देश था।
जिसका प्रसार सरस्वती से नदी से लेकर के गंगा के दोआब तक था। तो मध्य देश कहाँ से कहाँ तक हो गया? मध्य देश जो बिहार से लेकर के और विंध्याचल पर्वत तक की जो विंध्याचल श्रेणी है वहाँ तक का जो विस्तार हो गया है उसको मध्य देश कहा जाने लगा। स्टार्टिंग में ये केवल पंजाब और सिंधु और प्रदेश तक की था, बाद में इसे क्या मध्य देश कहा जाने लगा। अगला जो उत्तर वैदिक काल है इसका जो भौगोलिक विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है? भौगोलिक विस्तार के लिए एक कथा प्रसिद्ध है विदेह माधव की। ये विदेह माधव की कथा है, ये शतपथ ब्राह्मण में लिखी गई है। शतपथ ब्राह्मण किसने लिखा है? याज्ञवल्क्य ऋषि ने शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ को लिखा है। और इस कथा के अनुसार क्या है? कथा किसकी? विदेह माधव की कथा। इस विदेह माधव की कथा के अनुसार जो विदेह माधव है वो सरस्वती नदी के तट पर निवास करते थे, यानी कि वहाँ पर रहते थे, और उन्होंने अपने मुख में वैश्वानर अग्नि को धारण किया हुआ था। वैश्वानर नामक जो अग्नि है उसे उन्होंने अपने मुख में धारण किया हुआ था। ठीक है। और जैसे ही उन्होंने धृत का नाम लिया, धृत का मतलब क्या होता है? वो होता है घी। ठीक है। तो घी का नाम लिया तो अग्नि और घी का तो वैर है, घी अग्नि में घी डाला जाएगा तो भड़क उठेगी। तो ऐसे ही घृत का नाम लिया गया तो अग्नि उनके मुंह से निकल पड़ी, यानी कि बाहर निकल गई उनके मुंह से, और सब चीज़ों को जलाते हुए खाक करने लगी। और ये जो आग है ये सदा नीरा, जो वर्तमान में गंडक नदी जो कहाँ पर है? बिहार में। तो बिहार तक ये अग्नि पहुँच गई और इस नदी को नहीं जला पाई। ठीक है। तो यहाँ पर आके वो शांत हो गई। यहाँ पर अग्नि का, उस वैश्वानर अग्नि का पीछा करते रहे विदेह माधव और उनके जो मंत्री थे गौतम राहुगढ़। ठीक है। गौतम राहुगढ़ है जो उनके मंत्री है, वो इनके पीछे यहाँ तक पहुँचते रहे। तो वो बिहार तक पहुँचे। तो बिहार तक जो उसको सीमा निर्धारित कर दिया उन्होंने कि यहाँ तक हम लोग रहेंगे, यानी कि ऐसे नए एरिया की खोज कर ली उन्होंने वैश्वानर अग्नि के माध्यम से गंडक नदी तक। तो गंडक नदी तक की उनकी सीमा निर्धारित हो गई। तो ये जो है बताता है कि उन्होंने यहाँ तक अपना भौगोलिक विस्तार किया। इसके बाद इस काल की सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर, पंजाब और सप्त सिंधु के नाम से बोलते थे, सिंधु प्रदेश की 7 नदियों से, और हरियाणा के कुरुक्षेत्र, दिल्ली और गंगा यमुना के दोआब के उत्तरी भाग तक ये लोग परिचित हो गए थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, 600 ईसा पूर्व के आसपास यानी कि उत्तर वैदिक काल के अंत में आर्य लोग कौशल, विदेह एवं अंग राज्य से परिचित हो गए थे। ये 3 जो राज्य है इनसे भी उत्तर वैदिक काल तक आते आते खत्म होते होते ये लोग यहाँ से इन स्थानों से परिचित हो गए थे। शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन रेवा, नर्मदा, सदा नीरा और गंडक नदियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है भाई। शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन रेवा यानी कि जिसको अभी नर्मदा के नाम से जानते हैं, सदा नीरा जिसे गंडक नदी के नाम से जानते हैं, तो इन नदियों के बारे में लिखा गया है शतपथ ब्राह्मण। और ये शतपथ ब्राह्मण अभी आया था, शतपथ ब्राह्मण यहाँ पर भी आया था, विदेह माधव और गंडक नदी तक ये लोग पहुँचे थे। ठीक है। तो ये शतपथ ब्राह्मण किसने लिखा था? याज्ञवल्क्य नामक ऋषि ने इन्हें लिखा था। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक साहित्य में लिखा हुआ है कि उत्तर वैदिक काल के लोग चित्रकूट, क्रौंच, मैनाक आदि पर्वतों के बारे में परिचित हो गए थे। क्यों? क्योंकि उत्तर वैदिक साहित्य में इनका उल्लेख है। और ये सब कहाँ पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं पूर्वी हिमालय में। ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई आपको परेशानी महसूस होती है तो कृपया कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर सूचित करें। नमस्कार।